चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस। और सिंस हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे जो क्वेश्चंस करते हैं ये किससे करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन से। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जहाँ पे हम लोग टू एंड फ्रो मोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, और जहाँ पे फोर्स हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली होता है या कुछ गलत बोल गया मैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट साथ में क्या लगाते हो? माइनस साइन। और माइनस साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। तो ये इतना सा बेसिक पॉइंट है जिससे अब ये पूरा चैप्टर आपका ड्रिवन है। इसी से आप इस छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे मोशन के इक्वेशंस को लिखोगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा, हमारे एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या बनेगा, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। तो फाइनली हम लोग टाइम पीरियड के कैलकुलेशन पे आएंगे। दो छोटे छोटे से पॉइंट्स और इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं। एक है हमारा डैम्ड ऑसिलेशन और दूसरा है हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्मूले बस जान लेंगे और बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन डेप्थ में जाकर नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे आज सीख लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स मैंने आपको बताए क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहले हम लोग एसएचएम का इक्वेशन देखेंगे, फिर हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन देखेंगे, देन फोर्स और एनर्जी, और फाइनली टाइम पीरियड के कैलकुलेशन के बाद डैम्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ते हुए टॉपिक को रैप अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। गेट सेट गो। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं, थोड़ा बेसिक्स जानते हैं इसका। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पे, अगर हम कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो दो तरह के मोशंस हमें और जानने चाहिए। उनमें से पहला क्या है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? कोई भी पार्टिकल अगर किसी पाथ को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है? जस्ट रिपीट करता है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को आप क्या कहते हो? पीरियोडिक मोशन। ये पंखा अभी पीरियोडिक मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। घड़ी की सुइयां करती है कि नहीं पीरियोडिक मोशन? हमारा अर्थ करता है या नहीं? तो ये सब के सब क्या है? पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं यहां से, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है हमारा? ऑसिलेटरी मोशन है हमारा टू एंड फ्रो मोशन। क्या है ये हमारा? टू एंड फ्रो मोशन। और ये हमेशा होगा किसके अबाउट? एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, मैं सिंपल पेंडुलम की ही बात कर रहा हूं। तो सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है? मान लो यहाँ पे इस तरीके से आपने पेंडुलम को हैंग कर रखा है, थोड़ा सा राइट डिस्प्लेस किया या लेफ्ट डिस्प्लेस किया, छोड़ोगे तो क्या होगा? मीन पे आएगा, मींस इसके जस्ट वर्टिकल वाली लाइन में आएगा, फिर लेफ्ट साइड चला जाएगा, वापस यहाँ आएगा, फिर राइट साइड चला जाएगा। क्या ये मोशन लगातार होता रहेगा? तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे? ऑसिलेटरी मोशन का नाम दोगे। यहाँ पे अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमारा जो F होता है, जिसको आप यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स बोलोगे। ये कौन सा फोर्स है यहाँ पे? ये हमारा है रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमारा ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, यहाँ ये रीस्टोरिंग फोर्स इस जगह पर माइनस ऑफ के इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? क्या होगा? F जो होगा ये माइनस ऑफ के एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन के प्रोपोर्शनल होगा। यहां प्रोपोर्शनल ना लिखकर मैंने क्या कर दिया? इक्वल टू लिखा है। क्यों लिखा है? के डाल दिया हमने, एक कांस्टेंट डाल दिया है ना, कांस्टेंट डाल दिया तो प्रोपोर्शनलिटी
का काम अपने आप हो गया ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे एक कांस्टेंट डालते हैं, वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाल रखा है। ऐसा भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो दोनों में कोई फर्क बेटा नहीं है, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे खास पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए बोर्ड की तरफ। मैं यहाँ पे n जो लिख रहा हूं, n अगर ऑड नंबर हो और n अगर इवन नंबर हो, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क आता है। अगर n ऑड नंबर है तो वैसे केस में अगर आप -1 लिखते हो और पावर में मान लो मैंने ऑड नंबर 3 लिया, तो -1 का क्यूब क्या आएगा आपके पास? -1 आएगा। लेकिन अगर मैं 1 लेता हूं, उसका क्यूब क्या आएगा? उसका क्यूब क्या आएगा? 1 आएगा। तो एक जगह 1 आया और दूसरी जगह क्या आया? -1 आया। अब यही काम आप इवन नंबर रख के देख लो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? +1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इट मींस दोनों केसेस में हमें रिजल्ट सेम मिला ना। तो अगर ऑड नंबर आप लेते हो तो आपको वहां पे ऑसिलेटरी मोशन दिखाई देगा, लेकिन अगर आप वहीं उसी जगह पर अगर आप इवन नंबर ले लेते हो तो मोशन आपका ऑसिलेटरी ना होकर क्या बन जाएगा? ट्रांसलेटरी बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो दिमाग में रखना, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो ये बोलने के हमारे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो n क्या होगा? यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर होगा। ये बात हमारे दिमाग में क्लियरली सेट रहना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ये जो x0 है ये क्या बता रहा है? तो देखो जनरली जो है ना, x0 की वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं। हम लोग किसी फिक्स पॉइंट की बात कर रहे थे ना, जिसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उस फिक्स्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसी को आप क्या कहते हो? x0 से रिप्रेजेंट करते हो। अगर उस पॉइंट को आपने 0 मान लिया है, ओरिजिन मान लिया है, तो वैसे केस में x0 के जगह पे आपको 0 मिलेगा। बट ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि जिस मीन पोजीशन की हम बात कर रहे थे, इसका कोऑर्डिनेट 2,0 हो, इसका कोऑर्डिनेट 4,0 हो, -2,0 हो, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा जो मीन पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट 0 ना होकर कुछ नॉन जीरो वैल्यूज है, तो वैसे केस में हम लोग x0 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये और कुछ नहीं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताने के काम आ रहा है। डन है? ऑसिलेटरी मोशन या आपका जो SHM होगा ना, यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तभी जाकर इस तरीके का मोशन पॉसिबल है। सोच के देखो ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि अगर किसी पोजीशन पे हमने इक्विलिब्रियम माना है और वहां से मैं लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड उस पार्टिकल को मूव कराता हूं, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? वापस से उस पोजीशन पे जाने की होती है ना। तो क्या हम उसे यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं? अगर ऐसा सिचुएशन है तभी यहाँ पे SHM या ऑसिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो ये समझो तो ऑसिलेटरी मोशन का ही एक सबसेट है। क्या है? एक सबसेट है। और यहाँ पे पीरियोडिक मोशन को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, इन दोनों का क्या है? एज अ होल एक सबसेट है। मींस हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन जैसा होगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट करेगा और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम में अपनी मोशन को रिपीट करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक फिक्स टाइम पीरियड में अपने मोशन को रिपीट भी करेगा। और यहाँ पे मैथमेटिकल अगर मैं एक्सप्रेशंस की बात करूं तो हमारा जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे x माइनस x0 के। जनरली आप इसको क्या लिख लेते हो? F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हो गई बेटा? क्लियर है क्या? अब बताओ इसमें और ऊपर वाले में फर्क क्या रहा? अभी n आपने ऑड लिया था, यहां पे n की वैल्यू क्या हो गई? 1 के इक्वल हो गई। क्या हो गई? 1 के इक्वल हो गई। डन है बच्चों? बहुत बढ़िया। यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। सीधे सीधे मैं आपको लेकर चला आता हूं डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप लेफ्ट इस साइड जो बोर्ड का है यहाँ पे आप प्लीज कंसंट्रेट करो, वहां हम अभी चलते हैं, मैं आपको लेकर आता हूं वहां पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान से देखो, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, इसे दिमाग में बिठा लेना।
देखो अभी आपने क्या बोला कि हमारा जो फोर्स यहाँ पे होगा ये माइनस ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे जब इस माइनस साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। वो कांस्टेंट जनरली आप देखिए हम लोग के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। एफ को क्या हम एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जब के एक्स लेफ्ट से राइट साइड में आएगा, सॉरी राइट से लेफ्ट साइड में आएगा, तो क्या ये माइनस के एक्स क्या प्लस के एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने बना दिया इसे प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे आप बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और आप बताओ हम लोग 8th-9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, इक्वेशन है तो उसका कोई सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। कोई भी इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे भी अगर ये इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो जब इसका सोल्यूशन निकाला गया तो दो सोल्यूशन निकल कर आए। पहला सोल्यूशन क्या था, मैं एकदम जनरलाइज्ड लिख रहा हूं बेटा। पहला सोल्यूशन था हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा सोल्यूशन था मेरे पास x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इज दीज टू थिंग्स आर क्लियर? हाँ बोलो। फाइव अगर एग्जैक्टली आ रहा हूं, समझाता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे ना, इन दोनों में एक छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो प्लीज आप बोर्ड पे ध्यान दो। देखो अगर आप t इक्वल टू 0 इन दोनों इक्वेशंस में पुट करते हो तो आपके पास क्या x इज इक्वल टू a साइन फाइव और यहाँ पे x इज इक्वल टू a कॉस फाइव आपको दिखाई देगा, हाँ या ना, दिखेगा ना। इसका मतलब है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे भी पार्टिकल की पोजीशन 0 नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो अगर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे मीन पोजीशन या एक्सट्रीम से स्टार्ट नहीं हुआ है। हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो पेंडुलम को हमने मीन से इसके मोशन को स्टार्ट नहीं किया है, एक्सट्रीम से इसके मोशन को स्टार्ट नहीं किया है, मैंने इसके मोशन को किसी इन बिटवीन वाले पोजीशन से स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे केस में ये फाई यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को अब हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे x क्या है, a क्या है, ओमेगा क्या है, फाई क्या है, ओमेगा t प्लस फाई क्या है। तो इन सभी को अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और दिमाग में भी रखेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों। हम यहाँ पे सबसे पहले x की बात करें तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताने के काम आता है। ये क्या बताता है? हमें डिस्प्लेसमेंट बताने के काम आता है। दूसरा a जो है इसे हम यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही आप क्या कह सकते हो? एम्पलीट्यूड के नाम से जान सकते हो। तो आप इसी को क्या लिख रहे हो यहाँ पे? एम्पलीट्यूड भी लिख रहे हो। देन मैं यहाँ पे बात करूंगा ओमेगा की, तो ओमेगा को हम लोग यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी तो समझते हो ना क्या होता है? आवाज नहीं आई मुझे? पक्का? मैं पूछ सकता हूं किसी से? फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस पूरे हुए उसको आप क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी। और जब हम एंगुलर वर्ड यूज कर लेते हैं इसका मतलब क्या है? 1 सेकेंड के जगह पर हम 2 पाई सेकेंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2 पाई सेकेंड की। तो 2 पाई सेकेंड में जितना ऑसिलेशन हुआ उसे आप क्या बोलोगे? जितने साइकिल्स कंप्लीट हुए उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानोगे। डन है ये? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चों? ये जो पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको एज अ होल आप फेज एंगल कहते हो, ठीक है ना। क्या कहते हो? फेज एंगल कहते हो। तो ये उसके एंगुलर पोजीशन को बता रहा है, जिससे आप डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करके आसानी से बता सकते हो। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहां एक और बात मैं बता दूं बेटा, जनरली ये हमारा परसेप्शन होता है, ये हमारी कोशिश होती है कि अगर मोशन जो है वो हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है? मीन पोजीशन से।
तो ऐसे केस में हमारा इक्वेशन साइन फॉर्म में लिखा जाना प्रेफरेबल होना चाहिए, ठीक है ना। हम उसे किस में लिखना चाहेंगे, साइन में लिखना चाहेंगे। मीन का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियली क्या था, 0 था, और आप वहां से मोशन को स्टार्ट कर रहे हो। और अगर वही मोशन हमारे एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो वैसे केस में हम लोग इक्वेशन को कॉस में लिखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1। मीन्स आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है, हमने ऐसा क्यों कर लिया, अपने कन्वीनियंस के लिए, कि हमें दिक्कत ना हो कहीं पे, ठीक है। डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यहां से बच्चों। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ मुझसे मिस हो गया, ग्राफ में सिखा देता हूं। ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ किसका है, यहां पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं बेटा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का। देखो यहाँ पे फाई की वैल्यू को 0 माना है। कैसे 0 माना है, मेरे दिमाग में ये कैसे आया, तो यहाँ पे देखो मोशन स्टार्ट कहां से किया, हमने 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने मान लिया कि ये मीन से स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल 0 पे हमने इसे कंसीडर कर लिया है। अब जैसे जैसे साइन की वैल्यू चेंज होगी, 0 से 90 डिग्री तक आप जाओगे, जिसे आप यहाँ पे π/2 कहना प्रेफर करना, ठीक है ना। तो हम लोग रेडियन में एंगल्स को बोलेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। तो 0 से 90 डिग्री तक गए तो वैल्यू क्या 0 से बढ़कर 1 तक पहुंची। फिर जैसे ही आप 90 डिग्री से 180 डिग्री तक गए, क्या वैल्यू 1 से 0 आ गई होगी वापस से। तो 0 से 1, फिर 1 से 0। तो देखो यहाँ पे क्या पहला वाला पार्ट वही दिखा रहा है, 0 से π/2 में वैल्यू बढ़ी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंची, देन फिर π/2 से पाई तक आई, तो वापस कहां चली आई, 0 पे चली आई। अब साइन की वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, हम सभी अग्री करेंगे इसके ऊपर। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी नेगेटिव होती हैं तो आप कह सकते हो ना, पाई से 3π/2 में वैल्यू 0 से लेकर -1 तक जाएगी। कहां से कहां जाएगी, 0 से -1। मींस मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ रही है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे माइनस को भी यूज करते रहे तो हमें लगेगा कि घट रही है। तो ये घटना बढ़ना दिमाग में ऐसे मत रखना, आप सिंपल रखना कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा, वो नेगेटिव साइड में चला गया है ना। इतनी बात बस दिमाग में होनी चाहिए। और फाइनली अगर मैं 3π/2 से 2π तक की बात करूं तो फिर से वो -1 से कहां चला आया, 0 पे चला आया। और यही साइकिल आपका बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। डन है सभी को, आगे बढ़ा दूं मैं, चलो फिर तो यहां से आगे आते हैं बेटा। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन का। तो थोड़ा देख लो बोर्ड पे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट कर लो। फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे बेटा, वेलोसिटी में, वेलोसिटी को आप लिखते कैसे आए हो आज तक, dx/dt। यहां क्यों एक्सेप्शन लगाएंगे, यहां भी नहीं लगाएंगे एक्सेप्शन। और मैं अभी x को क्या मानते हुए चल रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन लिया है वो हमारा है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे कॉस से भी ये आ सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। हमने मान लिया है कि साइन वाला इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे और उससे बाकी फॉर्मूले लिखेंगे। ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इस साइन को डिफरेंशिएट करूं तो कॉस में डिफरेंशिएट होगा ये, और साइन ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन को आप ओमेगा कॉस ओमेगा टी बोलोगे ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बन गया, ये क्या बन गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमारा ये हो गया पहला इक्वेशन। और ऐसे अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखो तो जनरल फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो इसको, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इज दिस पार्ट इज ओके टू यू और नॉट, जल्दी से बोल दो बच्चों। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है ए ओमेगा, इसको हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये क्या है, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो कोई मुझसे पूछता है कि ऐसे मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, सो यू हैव टू से व्हाट, इट इज इक्वल टू ए ओमेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन अभी दिखा, और ये किसके टर्म्स में दिखा, टाइम के टर्म्स में। मैं चाहता हूं बेटा इसको x के टर्म्स में लिखूं, पोजीशन के टर्म्स में लिखूं। हाउ आई विल अप्रोच, कैसे करना चाहिए मुझे अप्रोच? मैं अगर पोजीशन के टर्म्स में इसे लिखना चाहता हूं तो
कोई आइडिया है? बहुत इजी वे में आइडिया लगेगा। यहां से साइन ओमेगा टी को एक्स बाई ए लिख सकते हो, तो कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख पाओगे? हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा को किससे कन्वर्ट करना चाहता हूँ? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। हंसते खेलते हुए कर सकता हूँ, जल्दी से लगा देते हैं। हम लोग यहाँ पे v इज इक्वल टू लिखते हैं ए ओमेगा, आगे क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देते हैं? एक रूट साइन। डन है क्या? थोड़ा रीअरेंज भी कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लेना। एटलीस्ट 2 से 3 बार पिछले 6-7 सालों में इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने किस फॉर्म में इसे लिखा है? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमसे बोलेंगे हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पे था उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको बतानी है। आपको टाइम पीरियड या ओमेगा कोई दिया हुआ होगा, क्या मुश्किल है आपके लिए? ए जान रहे हैं, एक्स जान रहे हैं, ओमेगा दिया हुआ है, यूज करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। डन। यहां पे ग्राफ की भी बात कर लेते हैं बेटा। अगर यहां पे मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ अभी जस्ट आपने प्लॉट किया था, वैसा ही ग्राफ यहां भी प्लॉट होना चाहिए क्या? अभी फर्स्ट वाले केस में ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था, मैं यहां पे अगर ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं, सॉरी, अगर मैं यहां पे ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं तो हमारा ग्राफ जो होगा साइन के जगह पर बस क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज करने की नीड नहीं है। देखो तो ऐसा ग्राफ बना सकते हो। ये क्या है आपका? ये वेलोसिटी है, यहां मैं लिख रहा हूं ये ए ओमेगा है, और नीचे इसी को जब मैं नीचे बढ़ाता हूं तो बोलूंगा ये माइनस ऑफ ए ओमेगा है। डन है। पहला पॉइंट कहां पे होगा बच्चों? ये होगा t/4 पे, जिसको हम लोग बोल रहे थे अभी π/2 एंगल। दूसरा कहां पे होगा? t/2 पे, आधा टाइम पीरियड हो गया। देन ये हो गया 3t/4, और फाइनली यहां पे हम लोग t तक पहुंच गए। मैंने पूरे मोशन को क्या किया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0 से t/4, t/4 से t/2, t/2 से 3t/4, और 3t/4 से t। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल। तो बस इसी तरीके से हमने मोशन को डिवाइड करके यहाँ पे दिखा दिया। दूसरा जो ग्राफ है बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करने के बाद यही फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा इक्वेशन अगर आपको कहीं पे दिखे तो ये इक्वेशन होता है हमारा एलिप्स का इक्वेशन। किसका इक्वेशन? एलिप्स का इक्वेशन। मींस यहां पे आपको एलिप्स दिखाई देगा। और खास बात देखो, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे क्या लिखा हुआ है? ए ओमेगा, मींस नीचे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है ना? यहां देखो, यहां ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड है उसका, और इन दोनों को जोड़कर आपने क्या लिखा है? 1 लिखा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ बहुत आराम से प्लॉट कर सकता हूं। कैसा ग्राफ बनेगा? एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा बेटा। कुछ इस तरीके का ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अग्री करते हो सभी? और यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करेंगे वो वैल्यूज क्या होंगी? सबसे पहले तो यहाँ अगर आप वेलोसिटी ले रहे हो और एक्स एक्सिस पे आप एक्स को ही ले रहे हो, तो आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये ए ओमेगा होना है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होना है ये ए होना है। डन है। तो ये दोनों याद रखना काफी काम का है बच्चों, दिमाग में होना चाहिए आपके। आगे बढ़ाऊं मैं? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। यहां से अगले पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सेलरेशन का। अब देखो, एक्सेलरेशन में मैं अब इतना समय नहीं दे रहा, इसमें अब आप मेरी मदद करोगे। जल्दी से ए को क्या लिखोगे? तो क्या मैं इसे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए
साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख दूं सीधे सीधे, हाँ या ना? ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहीं पे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं तो क्या बच्चों, ये जो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है? क्या ये x है? तो मैं इसे आराम से a इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। क्या ये भी परेशान करने वाली बात है? नहीं, आराम से दिमाग में जा सकती है। और मैंने जो शुरू में बोला था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, और बोला था इसके दो सोल्यूशंस आ रहे हैं, a साइन ओमेगा टी एंड a कॉस ओमेगा टी। उसको दो बार डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आया, मास से मल्टीप्लाई करोगे फोर्स आएगा। क्या क्या उसी इक्वेशन पे वापस आ गए जिसके सोल्यूशन की बात की थी? देखो यहाँ पे a है, a को मास से मल्टीप्लाई किया, फोर्स बन गया। दूसरे साइड इसे मास से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x बनेगा। m ओमेगा स्क्वायर को क्या मान लिया, k। तो आपका क्या ये प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ x के हुआ? से यस और नो? सेम इक्वेशन। तो आप इसे दिमाग में सेट भी अब कर सकते हो कि हमने कुछ नया नहीं किया था, देखो हम प्रूफ करके देख भी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ग्राफ्स कैसे होने चाहिए? साइनोसोडल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? साइनोसोडल ग्राफ। बट इस बार क्या नेगेटिव में बनना चाहिए? इस बार क्या नेगेटिव में बनना चाहिए? माइनस साइन से स्टार्ट है ना, तो वहां जो +1 था यहाँ वो क्या होगा, -1, और यहाँ जो -1 है वो वहां क्या होगा, +1। ऐसा आप कह सकते हो। तो बस यही मानते हुए हमने ग्राफ बना लिया। ये वैल्यू बन गई हमारे पास a इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गई माइनस ऑफ a इंटू ओमेगा स्क्वायर टाइम t/4। ये हमारे पास t/2, यहाँ लिखा 3/4, और ये हो गया हमारे पास t। दूसरे ग्राफ के बारे में कुछ आपका विचार है? पीछे वाले बालकों बताओ, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके बारे में कोई विचार है आप लोगों का? पैराबोला, बहुत पिटाई खाने वाले हो सर। a और x के बीच के ग्राफ की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन, एब्सोल्युटली। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। a और x क्या है आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ओमेगा स्क्वायर क्या स्लोप की तरह काम करेगा? तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज नेगेटिव स्लोप। तो a और x का बीच का ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है सभी को अब? तो यहां पे भी हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों। तो यहां पे ये है हमारे पास a, यहां बनाया x हमने, और अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या है मेरा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। डन है? तो यहां तक अगर आप सभी को क्लियर हो गया है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। कौन सा ग्राफ बेटा? ये वाला ग्राफ, इसका सेकंड वाला। ये बेटा एलिप्स है। यहां पे v को हमने क्या माना है? एक एक्सिस, और x को क्या माना है? दूसरा एक्सिस। और अगर एलिप्स के इक्वेशन को याद करें तो ये होता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने बस उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसकी एक रेप्लिका बना दी है। ठीक है, यहाँ पे v जिस एक्सिस पे होगा वहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा दिखाई दे रही है, जो कि सेमी मेजर एक्सिस की तरह यहाँ काम कर रही है। और यहाँ पे जो x है इसकी मैक्सिमम वैल्यू a हमें दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस की तरह काम कर रही है। डन है? अब कौन सा ग्राफ बनता है? नहीं, वो तो अलग चीज हो गई ना, वो बिल्कुल अलग हो गई बेटा। हमने शायद ग्रेविटेशन पढ़ते समय ये आपको बताया भी था कि सर्कल क्या होता है, एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स है जहां पे a और b दोनों क्या है? बराबर है। तो वो तो अपने आप ऑब्वियस है ना, तो उसके बारे में तो सोचना हमें नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एलिप्स की बात करें वो ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्स एंड एनर्जी की तरफ। ठीक है, तो फोर्स तो आपको समझ आ गया ना।
अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हमारा एक्सेलरेशन जो था ये हमारा इक्वल था किसके, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अपने आप फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हम माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ये जो पहला वाला टर्म हो गया बेटा m ओमेगा स्क्वायर, आप इसी को आगे क्या लिखते हो, k से रिप्रेजेंट कर लेते हो। और खास बात जानते हो क्या है, अगर मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर लिखता हूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास k बाई एम होगी, ओमेगा मेरे पास रूट अंडर k बाई एम होगा, और हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। हम आराम से यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई m बाई k जो होगी ये हमारी टाइम पीरियड हो जाएगी। क्या यहीं से आप इस पॉइंट को समझ सकते हो? तो हमारा f जो है ये माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x है, यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर को हम k मानते हैं जो कि हमारा इलास्टिक कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जा सकता है। अगर आप स्प्रिंग की बात कर रहे हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलोगे। m क्या है, वहां पे मास है आपका जो कि आपने उस स्प्रिंग के साथ अटैच किया है। ऐसे ये आगे दोबारा बताऊंगा, इससे टेंशन ना लो। मैं आ जाता हूं सीधे सीधे अब नेक्स्ट पार्ट पे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा, प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी दो तरीके की होती है, पहली होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जी से हम लोग तो अच्छे से वाकिफ हैं, हमारे लिए नया है क्या ये? नहीं। फॉर्मूले भी हमारे लिए बहुत टफ नहीं है बच्चों। क्यों नहीं टफ है, मैं समझाना शुरू करता हूं। मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले को लिखना चाहूं, पहला, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होना चाहिए ना। v का फॉर्मूला आप जान रहे हो क्या? तो आप यहां लिखोगे हाफ m इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ऐसा ही लिखोगे? ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी याद करो, क्या लिखते थे, क्या हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते थे, और k क्या m ओमेगा स्क्वायर है, और x की वैल्यू आप जान रहे हो। तो आप यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को लिखना चाहो u को, यू कैन राइट हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये भी क्लियर है आपको? इन दोनों को जोड़ के देखो तो क्या आ रहा है बेटा, जोड़ के देखो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, टोटल एनर्जी दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं? एक और चीज दिखाऊं, अभी आपने ये इक्वेशन t के टर्म्स में लिखा ना, आप चाहते तो x के टर्म्स में भी लिख सकते थे। कैसे लिखते x के टर्म्स में? बिल्कुल, आप यहां पे लिखते बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू m। आज ही फॉर्मूला सीखा ना, v क्या होता है, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा है हमने अभी। यूज कर लूं तो मैं यहां लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही होगा। जोड़ के देखो तो इस बार आंसर क्या आ रहा है, ऐड करो इस बार, देखो आंसर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या फिर से क्या बचेगा, जल्दी से बताओ, क्या हम यहां से हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे? और इतनी सोचने की भी बात क्यों थी, टोटल एनर्जी थोड़ी ना बदल जाना है, बदलता है क्या? आप इक्वेशन टाइम के टर्म्स में लिखो तो कुछ और आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखो तो कुछ और आएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो दोनों जगह आना भी क्या चाहिए था, सेम आना चाहिए था, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इज इट ओके टू एवरीवन? डन है? बहुत बढ़िया। तो ये जो पॉइंट्स थे बेटा फॉर्मूला के पॉइंट्स थे। मैं यहाँ पे एक दो और पॉइंट ऐड करता हूं आपके लिए जो बहुत ही काम का है, उससे आप इन इक्वेशंस के टाइम पीरियड के बारे में भी आइडिया लगा पाओगे। ठीक है, तो बोर्ड पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, मैं अभी जो है इस क्वेश्चन को स्किप करके
थोड़ा सा एक वो जो पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा था उसके बारे में बात कर लेता हूं। मैं बोलना चाह रहा था बेटा कि अगर आपको कभी भी कोई इक्वेशन दिया हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या आपको किसी ने इक्वेशन दिया है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और मुझे क्या करना है, इन इक्वेशंस में टाइम पीरियड निकालना है। तो हाउ आई विल फाइंड द टाइम पीरियड इन दीज केसेस, कैसे निकाल सकते हैं? कोई तरीका आप सभी को पता है बेटा? हम हमेशा इन इक्वेशंस को पहले चेंज करते हैं। हम लिखते हैं इनको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। जानते हो ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें बेटा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इक्वेशंस होते हैं वो साइन और कॉस के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में रहते हैं। वहां स्क्वायर, क्यूब ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन था ना, मैंने उसको क्या लीनियर में चेंज कर लिया, मैंने उसको cos 2 ओमेगा टी मतलब बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में बदल लिया। अब बताओ यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हुआ? पहले फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 ओमेगा। तो ओमेगा डैश की वैल्यू को क्या मैं 2 ओमेगा लिख सकता हूं? तो नया टाइम पीरियड अगर मैं निकालना चाहूं तो 2 पाई बाई टी डैश क्या हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के बराबर होगा? 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दिया, टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? टी बाई 2। आपको याद रखना होगा आगे से कि अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में या पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस टाइम पीरियड को शो करती है, क्या टाइम पीरियड से रिपीट होती है ना, उसका टाइम पीरियड है क्या, तो आप क्या बताओगे? इट इज इक्वल टू टी बाई 2। कितने के बराबर है? टी बाई 2 के। अगर हमारा इक्वेशन टी का टाइम पीरियड रखता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसका टाइम पीरियड रखेगा? टी बाई 2 का। क्यों मैं ऐसा बोल पाया? क्योंकि देखो यहाँ पे एक में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, दूसरी जगह क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। क्लियर है? बिल्कुल याद रहेगा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखना। तो आगे यहां से बढ़ते हैं। अभी मैंने एक छोटा सा आपको ट्रिक बताया था कि हमें कौन सा इक्वेशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी जस्ट एक ट्रिक बताया ना, क्या होगा? लीनियर फॉर्म में रहेगा या उसमें कन्वर्टेबल रहेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर लीनियर फॉर्म में नहीं है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब देखकर बताओ क्या आंसर आना चाहिए बेटा? बहुत बढ़िया बेटा। अगर हम यहाँ पे सारे चॉइसेस को देखें, पहला चॉइस जो है ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है ना। y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बेटा? साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। जानते हो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी आपको दिया हुआ हो ना, तो आप इसको आसानी से थोड़ा कन्वर्ट भी कर सकते हो। जानते हो कैसे कन्वर्ट करोगे? 90 माइनस, इतनी मेहनत नहीं करनी है। हम यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं फेजर डायग्राम। क्या यूज करते हैं? फेजर डायग्राम। दो एक तरीके से ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, इंडिविजुअल सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ये जो पहला वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1। दूसरा वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1। दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड तो 1 ही बोल देंगे ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह पे 1 है। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, तो ऐड करते समय याद ये रखना होता है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले साइन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो साइन फॉर्म में अगर मैं चेंज करता तो हम इसको लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मैं चाहता तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकता था। कॉस को तो आप वैसे भी लिख सकते थे ना, बट ये कभी भी नहीं लिखेंगे, ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है, आप जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हो तो आप ओमेगा को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज मोशन में आप क्या लेते हो? नेगेटिव लेते हो। तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही एक तरीके से बदल दे रहे हो ना, अगर आप ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी बना देते हो तो। हाँ या ना? पहले गोल चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कैसे लगा रहे थे? क्लॉकवाइज सेंस में। अब जैसे ही साइन बदल दिया वो अपने आप क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हम कौन होते हैं बदलने वाले मोशन को? जिसने इक्वेशन दिया है वो बदल सकता है ना, हम तो नहीं बदल सकते ना।
तो इसलिए हम नहीं बदलेंगे, हम इसे क्या छोड़ देंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ही छोड़ देंगे। डन है। अब आगे की बात करते हैं। अब इन दोनों को जोड़ना है। मैंने बोला फेजर डायग्राम लगाना है, ठीक है ना। फेजर कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे पहला इनमें से जो छोटा वाला है जिसका फेज एंगल कम है उसको हम बेस मान लेंगे, तो इसका बेस मान लिया 1 को। देन दूसरे को ड्रॉ करेंगे, दूसरा कितने एंगल पे है, पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 एंगल पे उसे ड्रॉ कर देंगे। पाई बाई 2 एंगल पे दूसरे को ड्रॉ कर दिया, है ना। अगर ये प्लस साइन रहता तो दोनों को जोड़कर नेट वैल्यू क्या लिख देते, √2। बट यहां पे तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये माइनस साइन है ना, तो माइनस के लिए इस वेक्टर को क्या करोगे आप, सीधे सीधे इस फेजर को क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, और उसके बाद इसकी नेट वैल्यू लिख दोगे, इट इज इक्वल टू √2। क्या अग्री करते हो बच्चों। अब इसका अगर इक्वेशन लिखना हो तो क्या ये एंगल 45 डिग्री होगा, जिसको आप पाई बाई 4 कह सकते हो। तो आपका मिलाकर जो इक्वेशन बन जाएगा बेटा, इट इज √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। डन है क्या, सॉरी नॉट प्लस, इट इज माइनस ना, माइनस पाई बाई 4। डन है क्या बच्चों, क्लियर है क्या। तो हमने दो क्या किया, अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन को मिक्स करके, सुपर इम्पोज करके क्या किया, एक नया सिंपल हार्मोनिक मोशन बना दिया। एम्पलीट्यूड इसका कितना रहा, √2। कैसे निकाला, समझ में आया मेथड। दोनों को साइन में चेंज किया, फेजर एंगल के हेल्प से क्या बनाया, फेजर डायग्राम बनाया, वहां पे उनके एम्पलीट्यूड्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख दिया, और फाइनली वेक्टर सम करते हुए उनका, वेक्टर सम के हेल्प से उनका नेट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। क्या ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया, ओके बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक हो गया, इसे आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, और ये तो लीनियर फॉर्म साइन कॉस का है ही नहीं, तो ये दोनों होने नहीं है। मींस फर्स्ट और थर्ड कौन से चॉइस में है, सी में, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर द सी चॉइस। डन है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, okay, then its time period of vibration will be। आप बताओ बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा, यहां उसे क्या बोला है, अल्फा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, इसे क्या बोला है, बीटा। अगर मैं यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे सीधे सीधे ओमेगा मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, बीटा बाई अल्फा, यही मिलेगा ना, बीटा बाई अल्फा। क्या आगे का क्वेश्चन टफ है, टाइम पीरियड इज t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सो आंसर इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। डन है, डन है बच्चों। कौन सा आंसर आएगा, कोई चॉइस नहीं है, क्या बेटा उल्टा मैंने लिख दिया है क्या, कोई बात नहीं बेटा, इट्स माई बैड, है ना। कॉन्सेप्ट में तो गड़बड़ नहीं थी ना, फिर बहुत बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने बीटा बोला है, ये अल्फा बोला है, ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब करेक्ट है, अब करेक्ट है। तो तरीका समझ में आ गया सभी को। करना क्या है, सिंपल वैल्यूज लिख लो, मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, जो भी है लिख लो पहले। लिखने के बाद सेकंड काम क्या करना है, रेशियो लेना था, रेशियो ले लो, रेशियो लेते ही आपके पास आपका आंसर निकल के चला आएगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अगले सवाल पे आते हैं, और इस बार आंसर आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड है, जल्दी से सॉल्व करो। थोड़ा ज्यादा खतरनाक बनाने का प्रयास है नहीं खतरनाक, बस कोशिश की गई है।
तो सबसे पहले स्टार्ट करें अब इसको सॉल्व करना, मिलके करते हैं, कोई बात नहीं, मिलके कर लेते हैं। आप ही बताओ, वही करता चलता हूं। सबसे पहले बेटा मुझे इंफॉर्मेशन जो दी गई है, माइक की आवाज आ रही है ना, माइक से आ रही है ना, ठीक। मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करूं तो क्या हम इसे ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे क्या, है ना। और इस समय इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा बेटा, इस समय इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, इसके एक्सेलेरेशन के बारे में बात की गई है, इट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे विथ नेगेटिव साइन होना है, यही है ना, ऐसा ही बोला गया है। अब आप मुझे बताओ आपके पास ए है या नहीं है, आपके पास एक्स है या नहीं है। तो अगर ए और एक्स दोनों हैं आपके पास तो क्या नहीं है बेटा, सब कुछ तो है ही, बस ओमेगा ही नहीं है ना। और ओमेगा की वैल्यू हमें निकालने को बोली गई है, तो हमें करना क्या होगा, आई विल राइट ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। और मेरे हिसाब से जानते हो इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात की है तो क्या मैं इसे सीधे सीधे ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता, से यस और नो। तो इतना काम कर लोगे क्या, इसके आगे का कुछ भी बचा हुआ है, आराम से यहां से ओमेगा से एक ओमेगा को हटा लेना, ओमेगा की वैल्यू को लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई एक्स, यू विल ऑटोमेटिकली रीच टू योर आंसर। छोड़ दूं मैं, कौन सा आंसर आया, बी, श्योर हो, हाँ आप तो श्योर है ना, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, फॉर्मूला भी यही यूज किया था, सही है बिल्कुल। आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m oscillates along x axis according to the equation x is equal to a sin omega t. The nature of the graph between the momentum and displacement of the particle is. जानते हो जब मैंने पहली बार ये सवाल देखा, अभी मतलब 2013 में, ऐसे मैं नहीं देखा था, उस समय नहीं देखा था, अभी जब देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज यही आई कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे। तो उसका सीधा सीधा आंसर था वो मोमेंटम के बारे में यहाँ पे पढ़े ही नहीं है, उनको लगेगा ही नहीं कि मोमेंटम दिया हुआ है तो कैसे अप्रोच करें। लेकिन आप सोच के देखो, अगर हम मोमेंटम को m से डिवाइड कर दें तो क्या मिलता है हमें, वेलोसिटी। अगर यहीं पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ की बात की जाती तो आपके लिए कुछ मुश्किल था क्या, बोलो हाँ या ना। आज अभी निकालकर बना के दिखाया था ना, क्या बना के दिखाया था, एलिप्स। क्या अब आसानी से आंसर दे सकते हो, कौन सा आंसर होना चाहिए, सी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ऐसा छोटा मोटा चेंजेस जब कभी आए तो उसे एक्सेप्ट करना है। मोमेंटम है, मोमेंटम बोल दिया गया, मैंने बोला था अभी आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, नेगेटिव स्लोप वाला होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पूछता तो नहीं बोलते क्या, बोलते ना। तो फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो, हम जानते हैं कांस्टेंट से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड हैं। सिंपली वैसे ही मोमेंटम और वेलोसिटी भी आपस में कैसे रिलेटेड हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड है। आप चाहो तो आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर है। तो हम जानते हैं हमारा जो v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है, इसको अगर हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के साथ जोड़ दें तो हमारे पास वैल्यू 1 आती है। और मैं जानता हूं कि हमारा जो p है इट इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। ये ध्यान में रखते हुए हम सीधे सीधे एलिप्स के आंसर को टिक कर सकते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसे क्वेश्चन को जो है ना, मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सॉल्व करके दिखाओगे, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कुछ, है ना। तो मैं जो सिखाना चाहता हूं उस सीखने वाले पॉइंट को पहले आराम से दिमाग में बिठा लेंगे, उसके बाद की बात जो है ना हम बाद में करेंगे। मैं यहां से आपको सिखाना यह चाहता हूं कि अगर हम कभी भी किसी भी मोशन को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे x की वैल्यू 0 ले लें, यहां पे x हम a ले लें, यहां पे हमारे पास x क्या है बेटा, -a है। पहली बार मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किसको ध्यान में रखते हुए, पहली बार मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं किसको ध्यान में रखते हुए,
डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी बार मैं इसे डिवाइड करना चाहूंगा टाइम को ध्यान में रखते हुए। यहां पे टाइम t इक्वल टू 0 था, t, यहां पे टाइम क्या है हमारे पास, t इक्वल टू t/8 है, यहां टाइम t इक्वल टू t/4 है, यहां कहीं पे जब हम आए हैं, अभी यहां पे t/4 था, अब यही 3t/8 बन जाएगा, यह हमारे पास 4t/8 बन जाएगा, यह हमारे पास t इज इक्वल टू 5t/8 बन जाएगा, यह हमारे पास t इज इक्वल टू 6t/8 बन जाएगा, फिर यहाँ पे इसे हम 7t/8 बोलेंगे, और फाइनली t को हम लोग यहाँ कैपिटल T बोलेंगे। तो क्या ये दोनों डिविजन्स आपके दिमाग में आ रहे हैं बेटा? आप बोलोगे सर अभी पहले वाले में आपने कुछ डिवाइड करके दिखाया नहीं है, तो पहले में भी मैं डिवाइड कर देता हूं। यहां पे मैं इसको x इक्वल टू a/2 बोल देता हूं, ये मेरे पास x इक्वल टू -a/2 है। अब यहां की बात भी सोच के देखो, ये पहला डिवीजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। क्या ऐसा मान सकते हो बच्चों? आपका आंसर एक्सपेक्टेड है, बोलो जल्दी, मान सकते हो ऐसा? अब इन दोनों से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के आ सकते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। प्लीज बोर्ड पे देखो और ध्यान से सुन के समझ लो। अगर कभी भी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 तक जाने के टाइम के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आपको टाइम कितना लगेगा आपको पता है क्या? इट इज इक्वल टू t/12 सेकेंड, कैपिटल t/12 सेकेंड। हाउ, कैसे आएगा ये? देखो कैसे निकाल कर देखते हैं हम लोग। अगर मैं यहां इक्वेशन लिखता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, x की वैल्यू मुझे क्या लेने को बोली गई है? a/2। तो क्या मैं इस तरीके से इसे लिखता, a से a को कैंसिल कर दिया, ओमेगा t की वैल्यू क्या आनी चाहिए? साइन 30 1/2 होता है ना, 30 को क्या π/6 लिख सकते हो? तो आप यहां बोलते ना बेटा कि हमारा जो ओमेगा t है इट इज नथिंग बट π/6। कहोगे ओमेगा क्या होता है? 2π/t इंटू t इज इक्वल टू π/6। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल t की वैल्यू क्या हो गई? t/12। क्या ये समझने में कोई परेशानी है? तो मैंने आपको बोला कि आपको जो यहाँ पहले में जो टाइम लगने वाला है ये कितना लगेगा? t/12 लगेगा। अब आप सोचो 0 से a तक आप कितनी देर में पहुंचते हो? t/4 टाइम में 1/4 समय में पहुंचते हो एक्सट्रीम पे। मीन से एक्सट्रीम पे जाने में कितना टाइम लगता है? 1/4 समय, मतलब t/4। आप चाहो तो वो भी इससे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस यहाँ पे मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि a/2 से a तक जाने में कितना समय लगता है। 0 से a/2 तक कितने में चले गए? t/12 में। और 0 से a तक कितने में गए? t/4 में। तो a/2 से a तक कितने में गए हो? इट इज बाई t/6। कितने में जाओगे? t/6 में जाओगे। तो आपको याद आगे से अब क्या रखना है कि यहां जो टाइम लगा है ये कितना है? t/12। और यहां जो टाइम लगा है ये कितना है? t/6। और बाकी हर जगह पे ऐसा ही डिवीजन है ना, t/12 यहाँ, t/6 यहाँ, इस मोशन में t/6 यहाँ, t/12 यहाँ, t/12 यहाँ, t/6 यहाँ, t/6 यहाँ, t/12। डन है? पहले में कम समय लगा, बाद में ज्यादा समय क्यों लगा? पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई? कम होती चली गई, इसलिए टाइम हमें ज्यादा लगा। डन है बिल्कुल। अब दूसरा जो पार्ट था जहां मैंने इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड किया था, टाइम वाले में क्या होना चाहिए? मैं जब पहले के t/8 टाइम में मूव करता हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट करता हूं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं a/√2। कितना आता है? a/√2। कैसे आता है? यहीं से देख लो। ओमेगा को 2π/t बोला, और t क्या? t/8 आप बोल रहे हो। t से t कैंसिल होने के बाद क्या अंदर π/4 एंगल बचेगा? और साइन π/4 आप बताओ क्या होता है? साइन π/4 मतलब साइन 45 के क्या होता है बताओ? 1/√2। क्या वही लिखा है हमने? अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ a/√2। ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट था a, तो ये बचा हुआ कितना हो गया ये बताओ? क्या a - a/√2 होगा?
से यस और नो। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, याद आगे से रहेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। आगे बढ़ाता हूं मैं यहां से बच्चों, ये अगर हो गया हो तो इसे याद रख लेना, काफी अच्छा ट्रिक की तरह आपको काम में आने वाला है ये, ठीक है। बढ़ाऊं आगे, चलो तो आगे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। हमें बोला गया है कि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जैसे आप बोलो सेम है, दोनों ने अलग अलग समय पे स्टार्ट किया है। और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि इनका कहना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं। कब मिलती हैं? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का आधा हो, मतलब a/2 पे ये दोनों के दोनों मिलती हैं। और जिस पोजीशन पे ये मिलती हैं वहां पे इनका डायरेक्शन अपोजिट है। एक अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? राइट टू लेफ्ट आ रहा है। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का इनिशियल फेज एंगल क्या था, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या था। क्या क्वेश्चन क्लियर है? अब ऐसे तो सुन के भारी भरकम सा लगता है ना, बट देखो इसको कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, मान लो अभी जो डायग्राम हमने पहला वाला बनाया था, क्या वो ये इसी से मिलता जुलता पॉइंट है? क्या मुझे इन दोनों को इस पोजीशन पे मिलाना है, ऐसा आप मानते हो? से यस और नो। तो अगर हमारा ये पहला पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल है, ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो दूसरा जो पार्टिकल है इसको क्या आना चाहिए बेटा? टुवर्ड्स लेफ्ट आना चाहिए। आना चाहिए क्या? दोनों के दोनों मीन पोजीशन से स्टार्ट किए हैं, एक ही जगह से स्टार्ट किए हैं। तो पहले पार्टिकल ने अभी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, कितना टाइम ट्रेवल कर लिया है, क्या ये बता सकते हो? पहले वाले ने कितना टाइम तक अभी ट्रेवल किया है? यहां से यहां, मतलब t/12। दूसरे ने कितना ट्रेवल कर लिया बेटा? t/6 ही सिर्फ किया है। पहले यहां से यहां पहुंचा होगा, फिर यहां से यहां पहुंचा होगा, फिर यहां से यहां पहुंचा होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा मोशन उसने कर रखा है ना, इतना मोशन कर रखा है ना, हाँ या ना? किया है। तो अगर मैं दूसरे के टाइम के बारे में बात करूं तो मैं लिखूंगा t/12 प्लस t/6 प्लस t/6 दैट इज इक्वल टू 5t/12। अग्री करते हो? अब आप बताओ बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, ओमेगा मुझे पता है, और क्या यहां से t1 और t2 मुझे मिल गया? क्या मैं डेल्टा फाई को बिना किसी टेंशन लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई t1 माइनस t2 लिख सकता हूं? बोलो आप, लिख सकता हूं क्या? क्या है? पहले ने मान लो 2 सेकेंड ट्रेवल किया, 5 मीटर पर सेकेंड से किया, दूसरे ने जो है वो 10 सेकेंड ट्रेवल किया, 5 मीटर पर सेकेंड से किया। तो दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस रहा होगा, यही पूछा गया है ना। एंगल के टर्म में पूछा गया है, तो वेलोसिटी के जगह क्या लिखना चाहिए? एंगुलर वाली जो क्वांटिटी होगी वो लिखना चाहिए, और टाइम तो टाइम ही रहना है। तो क्या 5 मुझे मिल जाएगा? अब दोनों को क्या हम मुश्किल से लिखेंगे या इजी वे में लिख लेंगे? इजी वे में। क्या आएगा आंसर? 2π/t multiplied by 5t/12 minus t/12, and the answer is nothing but 2π/3. This is our correct answer. डन है? टिक कर दूं? एनर्जी से तो ऐसा फील नहीं हुआ कि समझ आया। आया? पक्का? बहुत बढ़िया। तो यहां से बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? सीखने में कुछ मिल रहा है? क्लियर हो रही है ना चीजें? तो छोटे छोटे जो ट्रिक्स बता रहा हूं बेटा, वो दिमाग में जरूर रखना, वो बहुत काम आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोला गया कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल पीरियड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड विथ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रिजल्ट्स इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग। देखो इसको करने का अप्रोच मैं सिखाता हूं, पहले क्वेश्चन समझाता हूं। हमें दो इक्वेशंस की बात की गई है, दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, और फिर हमें बोला गया है कि इन दोनों का जो कंबाइंड मोशन होने वाला है ना, जो रिजल्ट आने वाला है ना, जो कंबाइंड मोशन का, वो किस तरीके का होगा, इसके बारे में आपको एक आइडिया देना है। ठीक है? तो मैं जानता हूं इसे कैसे करता। मैं दोनों के इक्वेशन को लिखता। अगर मान लो मैंने x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एक इक्वेशन माना है, तो क्या दूसरा इन्होंने खुद से बता रखा है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब अगर x है तो दूसरा क्या होने वाला है?
y होने वाला है क्या, ऐसा कहोगे? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इन्होंने बताया है क्या, कितना है, पाई का। तो दूसरा इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस पाई के बराबर होना चाहिए क्या, जल्दी से बोलो। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस होता है। याद करने का तरीका सिखा दूं मैं, याद रखना। साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज पाई बाई 2 पे अगर देखी जाए, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर साइन और कॉस की वैल्यू को हम लोग पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के केस में देख रहे हैं, तो साइन साइन ही रह जाता है, कॉस कॉस ही रह जाता है। तो यहां पे ये क्या है, साइन पाई प्लस ओमेगा टी है, तो साइन क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। और आप यहां पे इसे क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी। क्या लिखने में दिक्कत है, एक यहां चेंज है बेटा अभी। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, पाई प्लस ओमेगा टी हो गया ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप यहां पे क्या यूज करोगे, एक नेगेटिव साइन भी लगा लोगे। डन है। अब बताओ देखकर क्या आंसर आपको क्लियर हो रहा है? अभी आपने लिखा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y आ गया माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी। तो क्या मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इतना सोचना पड़ रहा है, जोर से बोलो। स्ट्रेट लाइन, बहुत सही बेटा। स्लोप क्या है उसका, -1। डन है बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर। टफ तो नहीं लगा ना? कुछ चेंजेस और हो सकते थे यहाँ पे, जैसे मैं बताता हूं एक दो चेंजेस और। यहां अभी बोला गया एक्स ए साइन ओमेगा टी, यहां क्या बोलते हैं आपको कि दोनों के बीच का जो फेज एंगल है ना, वो कितने का है, पाई बाई 2 का है। तो आपके पास क्या इक्वेशन y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी निकल कर आता। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बोलता है x क्या था हमारे पास, a साइन ओमेगा टी, तो y क्या हो जाता है वैसे केस में, a कॉस ओमेगा टी। हमें इस केस में क्या गिवन है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना? अब बताओ अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो मेरा काम यहाँ पे होता है ऐसे जगह से t को हटा देना। और t को कैसे हटा पाते, यहां से देखो, बोलते हैं साइन ओमेगा टी क्या होगा, x बाई ए। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। ऐसे ही क्या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। और मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं, 1। तो हम क्या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को 1 लिख पाते? क्या ये सर्कल का इक्वेशन है ना? तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, मैं यहाँ लिखता एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डन है, डन है। अगर ए दोनों जगह अलग अलग हो, एक जगह A1 हो दूसरी जगह A2 हो, देन एक जगह A1 दूसरी जगह A2, देन ये सर्कल नहीं होके क्या बन जाएगा, एलिप्स। क्या बन जाएगा, एलिप्स। टफ है नहीं? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अप्रोच समझ में अगर आ गया हो तो हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं बेटा, टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं अलग अलग तरह के सिस्टम्स में। तो हम लोगों को दो तरह के बेसिक सिस्टम्स पढ़ने हैं। पहला जो सिस्टम है, इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं लीनियर एसएचएम की, जहां पे हमारा फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स के, ठीक है। दूसरा होता है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। क्या कहते हैं, एंगुलर एसएचएम। यहां पे हमारे पास टाउ जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ थीटा के। फर्क क्या है, एक हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग को एक्स से डिस्प्लेस किया, फोर्स लगा और एसएचएम हो रहा है हमारा। दूसरा हो गया बेटा सिंपल पेंडुलम सिस्टम। आपने क्या किया, सिंपल पेंडुलम को राइटवर्ड डिस्प्लेस किया, उसके ऊपर क्या लगता है बेसिकली, जो उसे उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ला रहा है, एक टॉर्क लगता है जो कि उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ला रहा है। तो वैसे केस में हम किसकी बात करते हैं, एंगुलर एसएचएम की, ठीक है।
तो ये दो तरह के एसएचएम होते हैं। अगर इन दोनों में मुझे टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां आप लिखोगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर x डिवाइडेड बाई a का मॉडुलस। x यहां पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। और a किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? a इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से अगर मैं यहां पे टाइम पीरियड के फॉर्मूले को लिखूं, इट इज 2 पाई रूट अंडर थीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। यहां थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर एसएचएम, सॉरी एंगुलर व्हाट? एक्सेलरेशन। थैंक यू। डन है बच्चों? ये दोनों पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे। अब जानते हो कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को? मैं बोलूंगा कि यहां पे मान लो कि एक मेरे पास स्प्रिंग मास सिस्टम था। मैंने इस स्प्रिंग मास सिस्टम को हल्का सा राइटवर्ड एक्स से डिस्प्लेस कर दिया। कितने से डिस्प्लेस कर दिया? एक्स से डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। कितने के बराबर लगेगा? माइनस के एक्स। तो आप बोलोगे एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। और मुझे क्या चाहिए बेटा? x बाई ए। एक्स बाई ए की वैल्यू क्या m बाई के होगी? m बाई के उठा के डाल दो इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा क्या? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। टफ है क्या? आप बताओ बच्चों, टफ है? हाँ बेटा टफ है, मुश्किल है? नहीं है। तो हमारा काम क्या है? x बाई ए निकालना। x बाई ए निकाला, अपने आप आंसर तक पहुंच गए। दूसरा सवाल देखते हैं। यहां पे मान लो बेटा मैं पेंडुलम की बात कर रहा हूं। जानते हो पेंडुलम के केस में क्या होता है? मैं इस एंगल को मान रहा हूं थीटा। नीचे की ओर बेटा फोन अंदर रख लो प्लीज, जल्दी से अंदर, बैग के अंदर डाल लो। नीचे हम लोग क्या लगा रहे हैं यहां पे? mg। mg के दो कंपोनेंट्स। क्या ये दोनों कंपोनेंट्स देख सकते हो आप? ये जो आपका अलोंग द लाइन है, ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा क्या? नहीं। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर वाला है, क्या इसके कारण ये पूरा पार्टिकल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? इस फोर्स के कंपोनेंट को क्या आप mg साइन थीटा कहोगे? तो यहां पे टाउ की वैल्यू क्या हो गई बेटा? टाउ रीस्टोरिंग क्या हो गया आपका? इट इज mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। नेगेटिव साइन लगा देता हूं क्योंकि हम रीस्टोरिंग की बात कर रहे हैं। अब अगर एंगल बहुत छोटा हो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो क्या साइन थीटा को थीटा मान सकते हो? टाउ को क्या हम आई अल्फा लिख दें? तो टाउ इज इक्वल टू हो गया आई अल्फा, इट इज इक्वल टू एम जी एल इंटू थीटा। आपका काम क्या है बेटा? थीटा बाई अल्फा निकालना, यही है ना? तो थीटा बाई अल्फा इज आई डिवाइडेड बाई एम जी एल। यहां से आपका आंसर आ गया टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एल। याद रखेंगे हम लोग? आप बोलोगे सर ये क्या नया फॉर्मूला चिपका दिया? आज तक पढ़ते क्या आए थे? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये तो कुछ नया नया सा दिख रहा है, दिख रहा है ना? आई डिवाइडेड बाई एम जी एल। फर्क है या सेम है? फर्क है या सेम है? यह एक्चुअल में सेम है। आई की वैल्यू यहां आप क्या लिखोगे? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस सिस्टम के लिए, इस हिंज पॉइंट के अबाउट? ml स्क्वायर। ml स्क्वायर बाई 12 बहुत पिटाई खाएगी। ml स्क्वायर क्या होगा? ml स्क्वायर कह सकते हैं। अब यहां पे आई की जगह ml स्क्वायर डालो, क्या m और l कैंसिल हो जाएंगे? बचेगा क्या? 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप बेसिकली यूज करते हो बेटा फिजिकल पेंडुलम के लिए। किसके लिए यूज करते हो? फिजिकल पेंडुलम के लिए। फिजिकल पेंडुलम क्या है आपका? फिजिकल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसको आप सिर्फ एक किसी पोजीशन पे, कोई रिजिड बॉडी है उसको आपने किसी एक पोजीशन पे हिंज कर दिया है और उसके ऑसिलेशन की आप बात कर रहे हो। जैसे मैंने इस पेन को यहाँ पे हिंज कर दिया
और पेन के ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं। मैंने बुक को एक पॉइंट से हिंच कर दिया, उसके ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं। वहां पे आई जो है वो उस पॉइंट के, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आपके पास एल है, ये एल उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और आपके सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे तो हम फिजिकल पेंडुलम के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होंगी सभी को। मैं यहां से आगे बढ़ाऊं आपको, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t along with another mass m is also suspended। अब आपको बताना है नया टाइम पीरियड क्या होगा। बता पाओगे क्या? बोलोगे इसमें क्या ही है सर, हंसी मजाक वाला क्वेश्चन हो गया ना ये तो। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के, अभी पढ़ा है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 2m डिवाइडेड बाई के। क्या इसको मैं t रूट 2 कह सकता हूं? से यस और नो, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। तो डी चॉइस पे हम टिक कर देंगे। बहुत आसान। यहां एक दो छोटी मोटी बातें मैं सिखाना चाहता हूं जो आगे आएंगी। अभी देख लेते हैं स्प्रिंग का, जब हम लोग कॉम्बिनेशन सीखेंगे वहां पे आएगी। इससे पहले एक पॉइंट मेरे दिमाग से मिस ना हो जाए, इसलिए आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, सेकेंड्स पेंडुलम। क्या मिलेगा? सेकेंड्स पेंडुलम। जब कभी भी ये नाम दिख जाए ना सिर्फ, तो ये याद रख लेना, ऐसे सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। कितना होता है? 2 सेकेंड। तो ये याद रखना, ये इंफॉर्मेशन दी नहीं जाएगी, आपको ये यूज करनी होगी। तो कहीं भी सेकेंड्स पेंडुलम दिया हुआ हो, सेकेंड्स पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 सेकेंड होगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। आते हैं बच्चों एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फ्लोटिंग सिलेंडर की। सिलेंडर के जगह पर हो सकता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसे दिया हुआ हो, वो भी दिया हुआ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो। ठीक है, हमें बोला गया है कि एक कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या है बेटा? फ्लूइड है। और उसके बाद आपने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा क्यूबिकल इस तरीके का आपके पास एक बॉक्स था। यहां रेक्टेंगुलर बोला गया, रेक्टेंगुलर ही मान लेते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स था, उसको आपने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या किया है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को रख दिया है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको मेंशन है, इट इज इक्वल टू ए। आगे क्या बताया गया बेटा? इसका मास जो है वो m के इक्वल है। मास इसका क्या दिया गया है मुझे? m के बराबर। डेंसिटीज के बारे में कुछ बात की गई होगी, तो डेंसिटी क्या क्या दी गई है? लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास रो के बराबर है ना? लिक्विड की डेंसिटी क्या दे दी गई है? रो के इक्वल दे दी गई है। अब मुझे बताना है कि ऐसे केस में हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितने के बराबर निकल कर आएगा, और वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। आपकी जगह जब मैं बैठा था बेटा, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल आया था, क्यों टाइम पीरियड निकालेंगे? कौन ऑसिलेशन कर रहा होगा? क्यों ऑसिलेशन कर रहा होगा? कैसे कर रहा होगा? क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। कैसे आएगा ये समझाता हूं मैं। अभी ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, नीचे की ओर धक्का दिया, नीचे की ओर इसे धक्का दोगे, बाइंड फोर्स बढ़ेगा। बाइंड फोर्स बढ़ेगा, वो इसे ऊपर पुश करेगा। ठीक है, फिर जैसे ही वो इसे पुश करेगा, मीन पोजीशन पे आते आते ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। अब वापस से कौन डोमिनेट कर जाएगा? mg। अब mg डोमिनेट किया, दोबारा उसे नीचे लेकर आएगा, फिर मीन पोजीशन पे आते आते नीचे की ओर वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी, वो फिर इसे नीचे लेकर जाएगा, और क्या ये टू एंड फ्रो मोशन होना स्टार्ट होगा? से यस और नो, होगा ऐसा? तो यहाँ पे ऑसिलेशन जो है वो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अब ऑसिलेशन अगर मुझे कहीं पे बताया गया है, तो मैंने आपको अभी तरीका क्या सिखाया, आपको कैसे अप्रोच करना है। आपको x बाई ए निकालना है, यही निकालना है ना? तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मेरे बोले हुए जो पॉइंट्स हैं उसको फॉलो करो।
पहला पॉइंट है रीस्टोरिंग फोर्स निकालो। कैसे निकालोगे रीस्टोरिंग फोर्स? मैं यहाँ पे एफ रीस्टोरिंग निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा? पहले से कुछ भी लेंथ इसकी अंदर हो, मुझे मैटर नहीं करता है। मैं ये देखना चाहता हूं कि अब जो है, मान लेते हैं ये एक्स और नीचे आपने पुश कर दिया है, ठीक है ना? आपने इसे कितना पुश कर दिया है? एक्स और नीचे पुश कर दिया है। तो क्या एक रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर लगेगा? कितना लगेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो। इट इज इक्वल टू रो इंटू नया वाला वी डैश इंटू जी विथ नेगेटिव साइन। लिख सकते हैं, रो की जगह पे रो ही छोड़ा, वी डैश की जगह पर ए इंटू एक्स लिख सकते हो क्या यहाँ पे? ये मैं यहाँ बोल रहा था एडिशनल वॉल्यूम। पहले के वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं है, हमने एडिशनल फोर्स जो लगाया है हम तो उसी की बात करेंगे ना, हाँ या ना? तो हम यहाँ एडिशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, वो एडिशनल फोर्स इस एडिशनल वॉल्यूम के कारण लगा होगा। मल्टीप्लाइड बाई जी विथ नेगेटिव साइन। लेफ्ट हैंड साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। हम तो बात तो पूरी बॉडी मूव कर रही है ना, तो हम तो पूरी बॉडी का मास और उसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे ना। अब बताओ, क्या यहां से a बाई एक्स या x बाई ए निकाल सकते हो? बोलो x बाई ए क्या होगा बच्चों? x बाई ए इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू जी डिवाइडेड बाई एम। डू यू अग्री विथ मी? और ये अगर आ गया तो टाइम पीरियड क्या हो गया? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रो ए जी डिवाइडेड बाई एम। टफ था क्या? क्या बेटा? मैंने फिर से उल्टा लिख दिया, आज क्या हो रहा है? ये दूसरी बार उल्टा लिखा ना। मैं यहां पे इसे लिख सकता हूं x बाई ए इज m डिवाइडेड बाई रो ए जी। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर x बाई ए। आंसर क्या आना चाहिए बेटा? 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाई रो इंटू ए इंटू जी। टफ है? तो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है। रीस्टोरिंग फोर्स निकालने के बाद सेकेंड स्टेप x बाई ए की वैल्यू निकालनी है, और x बाई ए आ गया तो आंसर आ गया ना। अब बताओ यहाँ पे कौन सा चॉइस करेक्ट है बेटा? कौन सा करेक्ट है? सी। तो सी चॉइस को हम लोग टिक कर देंगे। डन है बच्चों? इजी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ। तो स्प्रिंग का जब कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो कॉन्सेप्ट याद रखो, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाई k होता है। यहां k के जगह आप लगा दो k इक्विवेलेंट। क्या लगा दो? k इक्विवेलेंट। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो k को आप कैसे लिखते हो? k इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें याद रखना होगा k इक्विवेलेंट निकलता है 1 बाई k सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। और अगर पैरेलल हो तो पैरेलल में लिखेंगे kp इज इक्वल टू k1 प्लस k2। अब तो ये सवाल आसान हो गया ना। क्या होना चाहिए बच्चों? डी चॉइस हमारा करेक्ट चॉइस है। कोई मुश्किल है? याद रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अब मैं ये क्वेश्चन करूं या छोड़ दूं? देखकर बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। आपने स्प्रिंग को बेटा कट कर दिया है ना? कितने पार्ट्स में किया है? 4 पार्ट्स में किया है। आपको नया टाइम पीरियड चाहिए। नया टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? आपका के नया हो रहा होगा। क्या नया हो रहा होगा? के नया हो रहा होगा। तो आपको एक तरीके से नए के की वैल्यू चाहिए। तो के के फॉर्मूले को आपको याद कराता हूं मैं जब पढ़ा रहा था आपको इलास्टिसिटी, उस दिन एक फॉर्मूला सिखाया था क्या के का? क्या सिखाया था? इट वॉज y इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। क्या ऐसा ही था कुछ? ऐसा ही था कुछ। वहां पे मैंने आपको बोला भी था कि ये स्प्रिंग के केस में आपको काम आ जाएगा बेटा। जब स्प्रिंग की लेंथ आपने 1/4 कर दी तो के क्या हो गया होगा? 4 टाइम्स हो गया होगा। क्या ऐसा कह सकते हो? तो जब आपने स्प्रिंग को कट किया तो आपने नया के लिखा और के की वैल्यू क्या हो गई? 4 टाइम्स ऑफ के हो गई। ये हो गया ड्यू टू कटिंग। आपने जो यहाँ पे इसको कट किया है इसके कारण हुआ है। तो पहले जो t की वैल्यू थी मेरे पास 2 पाई रूट अंडर m बाई के, नाउ द न्यू t इज इक्वल टू
2 पाई रूट अंडर m by 4k. So the answer is t by 2. टफ है, बहुत बढ़िया. बढ़ू आगे बच्चों. चलो फिर तो यहां से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ये मैं आगे चलकर अभी आपको बताता हूं, है ना. ये एक्चुअल में डैम्पिंग फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसे थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं, जब आपको मैं हल्का फुल्का ये डैम्पिंग का और फोर्स्ड ऑसिलेशन का मैं आपको आइडिया दे देता हूं. ठीक है ना. तो हम लोग इसके आइडियाज को पहले देखते हैं, पहले समझते हैं. डैम्पिंग को समझाता हूं, दिमाग बिल्कुल जो है ना कंसंट्रेटेड रखना. देखो, डैम्पिंग फोर्स हमारा तब एक्ट करता है जब फोर्स सिर्फ माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल ना हो, वहां पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा हो जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे आपने पढ़ा था स्टोक्स लॉ, याद है. F विस्कस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी. अगर कोई इस तरीके का फोर्स कहीं पे एक्ट कर रहा हो, तो वैसे केस में हम जो ऑसिलेशन की बात करते हैं वो सिंपल हार्मोनिक न रह के उससे थोड़ा सा क्या होता है, डेविएट हो जाता है. ऐसे ऑसिलेशन को आप नाम क्या देते हो, डैम्प्ड ऑसिलेशन. इसको अगर मैं नॉर्मल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से बताना चाहूं तो झूले पे झूले हो ना, झूले पे झूले हो, कभी झूले के पास जाओ और उसको पुश कर दो. आइडियली अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही होती तो क्या उसको जिंदगी भर के लिए ऑसिलेट करते रहना चाहिए था, करना चाहिए था. एक बार भेज दिया तो अब वो करता रहेगा. बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना. कुछ देर के बाद जाकर क्या हो जाता है, वो रुक जाता है. रुक जाता है ना. क्यों रुकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट हो जाती है, एनर्जी कहीं पे जाकर खर्च हो जाती है. होता है. तो अगर हम ऐसे फिनोमेनन को मैथमेटिकली समझना चाहें तो उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक्सप्लेन करते हैं. हम कहते हैं कि यहां जो हमारा फोर्स है, ये जो फोर्स हम यहां पे लेने जा रहे हैं, यहां पे एक डैम्पिंग फोर्स और लगेगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा माइनस ऑफ वी के. ठीक है. और अगर आप इसे लिखना चाहो तो आसानी से एफ डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ बी इंटू वी से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. आप एफ डी से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डैम्पिंग फोर्स को. और ये जो बी है, इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली डैम्पिंग कांस्टेंट. क्या इतनी बात आपके दिमाग में रह सकती है बच्चों. आगे आते हैं. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं. मैं यहां पे अगर इसके भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो मैं लिख सकता था एफ जो है हमारा, ये माइनस ऑफ के एक्स और माइनस ऑफ बी वी के बराबर है ना. तो यहां से अगर मैं एफ को लिख रहा हूं एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इस के एक्स को और बी वी को राइट हैंड साइड में ला रहा हूं और v को लिख रहा हूं मैं डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स. तो इन सबका सम क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए. क्या, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है. किसके लिए, हमारे डैम्पिंग फोर्स को इंक्लूड करने के बाद. डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है. और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका सोल्यूशन भी होगा ना, होगा या नहीं होगा. हमने तो आज शुरू में ही बोला इक्वेशन है तो सोल्यूशन होगा. तो इसका सोल्यूशन जस्ट हमने इसके नीचे लिख रखा है. इसके नीचे अभी हमने जो लिखा है ये क्या है हमारा, ये हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों. अब यहां की जो खास बातें हैं वो समझते हैं. यहां जो आपको पहला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज नथिंग बट इट्स एम्पलीट्यूड. तो इसको हम लोग यहां पे a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड a डैश इज a नॉट e टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m. और इसका कोई प्रूफ हमें देखने की अभी नीड है नहीं. ठीक है ना. दूसरा, अगर मैं यहीं पे ओमेगा डैश की वैल्यू की बात करूं, देखो यहां पे ये ओमेगा है क्या, नहीं है ना. इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जो है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो दिस ओमेगा डैश इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम माइनस बी डिवाइडेड बाई 2m का होल स्क्वायर. क्या ये पॉइंट भी आपको क्लियर है बेटा. क्लियर क्या है, ये तो याद रखने का पॉइंट है. तो ये चीजें क्या करोगे आप, याद कर लोगे. यहां पे एम्पलीट्यूड हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है,
एक्सपोनेंशियल ग्राफ जानते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। धीरे धीरे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार क्या होता जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, तो हम इस तरीके का एक एनवेलप बना लेते हैं बेटा, और इस एनवेलप के अंदर आप जो है ना एम्पलीट्यूड को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। देखो धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड कम होता हुआ चला जा रहा है ना, हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ को मैंने क्या किया है, मैंने इसके एनवेलप की तरह बना दिया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड बना के मैंने दिखा दिया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और यहां अगर आप एनर्जी की बात करोगे, तो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास, वो क्या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था। यहां पे आप उसे क्या लिखोगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर, यही लिखोगे ना। और ए डैश की वैल्यू आपको पता है ना, तो ए डैश को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम। देखो m के पहले यहाँ पे 2m लिखा था, यहाँ पे हमने m बना दिया। क्यों बना दिया, स्क्वायर किया है ना, इसलिए वो 2 गायब हो गया है, ऐसा नहीं कि गलती से छूट गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। और धीरे धीरे झूला रुक क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी सारी की सारी डिसिपेट हो जाती है, और इतनी ही एनर्जी हमारे पास बची रहती है। डन है बिल्कुल। तो ये छोटा सा पार्ट था बेटा डैम्पिंग का। इसके सवाल का मैं एक छोटा सा आपको ग्लिम्स देता हूं। कोई मुझे बोले कि जब मैं 10 ऑसिलेशन करता हूं तो मेरी एम्पलीट्यूड जो है ना वो 1/3 हो जाती है, तो अगले 10 ऑसिलेशन के बाद मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा ये निकाल कर बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले 10 में क्या हुआ 1/3, तो अगले 10 में क्या होगा, उस बचे हुए का 1/3 होगा या नहीं होगा। तो पहले जो a से a/3 हुआ है, अगले 10 बार में क्या हो जाएगा, a/3 से a/9 बन जाएगा, बनेगा ना। अगले 10 में क्या होगा, a/27 होगा, और ऐसे ही कम होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है। तो जैसे हाफ लाइफ वाले क्वेश्चंस करते हो ना, कि पहले हाफ लाइफ में आधा हुआ फिर अगले में आधा हुआ, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, क्योंकि यहां भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, वहां भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर। क्या बेटा लिखना चाहते हो? ओके। अब इसके ऊपर एक जो क्वेश्चन छोड़ा था हमने, वो जल्दी से अब बता दो बेटा। ऐसे अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक नहीं हुए हो आप, अभी भी फोर्स्ड नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो डैम्पिंग का नहीं, वो फोर्स्ड का क्वेश्चन है एक्चुअल में। चलो आगे आते हैं। अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। झूला, कभी झूला है तो बिना असिस्टेंट के झूला है कभी? एक असिस्टेंट साथ में होता है ना कोई है ना, पीछे वाला, जो कि क्या करता है, बीच बीच में झूले को धक्का मारता रहता है। उसके बिना काम चलेगा क्या? बोलेंगे बहुत दिक्कत होगी, मुश्किल से झूल पाएंगे, फिर मजे नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक असिस्टेंट रखते हैं। कभी हम भी असिस्टेंट बन जाते हैं, है ना, तो वो एक्सचेंज होता रहता है। तो अगर हम वैसे किसी ऑसिलेशन की बात करें जहां पे एक कोई असिस्टेंट है जो कि एक फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, तो वैसे ऑसिलेशन को आप क्या कहते हो, फोर्स्ड ऑसिलेशन के नाम से जानते हो। फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक और आपने क्या किया, पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसको यहां पे अब आपको अपने कैलकुलेशन में ध्यान में रखना होगा। अब ये जो फोर्स लगाता है ना पर्सन, उसके द्वारा लगाए गए फोर्स की भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जानते हो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप सोच के देखो, झूला जो है ना, आगे आपने एक बार पुश किया, सुन लो बेटा, मुझे ध्यान से सुन लो। झूले को आपने क्या किया बेटा, पुश किया, झूला क्या हुआ, आगे गया। अब आगे ही था और आप हवा में, क्या होगा, कोई फायदा होगा क्या? पीछे जो पुश करने वाला है वो ऐसे हाथ लगा रहा है, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। झूला आ ही रहा था,
अभी वो पीछे पूरी तरीके से पहुंचा नहीं है, बीच में ही हाथ लगा दिया, तो वो तो और स्पीड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा ना, वो तो और आपको भी चोट लगेगा, जो धक्का लगा रहा है उसको भी चोट लगेगा, लगेगा ना। तो धक्का लगाने का बेस्ट टाइम कहां पे है, जब झूला आगे गया और वापस फिर यहां तक पहुंच गया है, तो अब यहां से फिर से इसे पुश कर देंगे, फिर यहां आया है तब इसे पुश कर देंगे। मींस एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद वो पर्सन भी वहां पे फोर्स लगा रहा है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के बाद वो भी पुश कर रहा है, तो जो वो पुश कर रहा है उसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, क्लियर है। उसे यहाँ पे हम लोग ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे। क्या नाम देंगे उसे, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, इट इज बेसिकली ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, याद रहेगी बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे अगर अब मैं फोर्स को लिखूंगा तो आई विल राइट एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी इंटू वी। लिख सकते हैं क्या, एक चीज मुझसे छूट गई, क्या ऐसा लिख सकते हो बच्चों, अब देखकर बताना। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है। अभी पहली बार क्या था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनलिटी थी, दूसरी बार क्या हुआ, डैम्पिंग फोर्स लगा, तीसरी बार क्या हो रहा है, इस बार सेम डायरेक्शन में एक फोर्स भी लगा रहे हो। दोबारा इसको चेंज करोगे बेटा तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आएगा, आएगा ना। यहां पे क्या है, आपको जो यहां नीचे दिखा हुआ इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब प्लीज थोड़ी देर के लिए पेन रख दो, ये आपको नोट्स मिल जाएगा ना, रख दो, क्योंकि ये पूरी तरीके से समझने का पॉइंट है बेटा। यहां पे जो हमारे पास एम्पलीट्यूड निकल कर आ रहा है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाई द वैल्यू विच इज रिटन हियर। क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये एक लंबी सी क्वांटिटी है। ये जितनी भी चीजें यहां लिखी हुई है ना, ये बहुत काम की है। काम की कैसे है, हम लोग जो ये यहां से एम्पलीट्यूड पाते हैं, इस एम्पलीट्यूड की कुछ खासियत है। हमसे कभी कभी बोला जाता है ना, आपने कहीं पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में पढ़ा होगा कि पुल के ऊपर जो हमारी मिलिट्री जब क्रॉस कर रही होती है तो उसको मार्च करने के लिए मना कर दिया जाता है, अगर खासकर वो पुल थोड़ी बहुत भी डैमेज्ड हो तो। क्यों होता है, जब सबके सब एक साथ फोर्स्ड वहां पे ऑसिलेशन कर रहे होते हैं, सब एक साथ फोर्स लगाते हैं ना, कदम ताल करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो एक साथ पूरा का पूरा वाइब्रेशन जाता है उस पुल के ऊपर। अगर वहां पे कुछ खास सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं, जैसे कि हमारा ये जो ओमेगा है और ये जो ओमेगा डी है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड ओमेगा डी का मतलब क्या हुआ, हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, और ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आपके पास जो निकल कर आएगी, ये एफ नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा डी इंटू बी के बराबर होगी क्या, होगी क्या। यहां पे हमें ये जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के कारण प्रोड्यूस होती हुई मिलती है, और यहां पे हमें एम्पलीट्यूड में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। अचानक से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो क्या पुल के टूटने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। दैट्स वाई ये चीज जो है कभी भी पुल पे अवॉइड की जाती है, कि अगर कोई भी पूरी सैनिक टुकड़ी किसी पुल से क्रॉस कर रही है, डैमेज्ड है, तो वहां पे वो अपने फॉर्मेशन में वो जो लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला है वो ना करते हुए जाए, रैंडमली वहां से क्रॉस कर जाए। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है बेटा, अगर डैम्पिंग हमारा बहुत छोटा है तो क्या ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जीरो हो जानी है, और वैसे केस में हमारा जो आंसर आएगा, क्या इसे हम लोग ए नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या।
से यस और नो। तो ये हमारे पास दो बेटा बहुत ही प्यारे से पॉइंट्स थे, मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक जगह पे क्या है आपका, डैम्पिंग बहुत छोटा है, और दूसरी जगह में क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर है, हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो यहाँ ये रेजोनेंस हो रहा है, और ये जो केस है आपका, यहाँ पे डैम्पिंग कम है, तो एम्पलीट्यूड हमारा थोड़ा सा बहुत, यहाँ पे तो एक साथ हो रहा था, यहाँ क्या होता है, इस जगह पे क्या होती है, ऑल ऑफ द सडन हमें एम्पलीट्यूड में राइज देखने को मिलता है, शार्पनेस देखने को मिलती है, वेरिएशन नहीं होता। आप बताओ एम्पलीट्यूड बदल क्यों रहा था, सिंपल लॉजिक की बात करते हैं, झूले में एम्पलीट्यूड बदल क्यों रहा था, कोई डैम्पिंग फोर्स लग रही थी, डैम्पिंग फोर्स नहीं लगती तो वो तो ऑलरेडी उसे मेंटेन करता ना, उसका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट मेंटेन हो रहा होता ना, तो वैसे केस में एम्पलीट्यूड में वेरिएशन ही नहीं देखने को मिलता, नहीं मिलता। यहाँ पे शार्पनेस देखने को मिली, बट यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो यहीं पे बेटा इस पॉइंट को हम लोग एंड करते हैं, और लास्ट इस क्वेश्चन को करते हुए आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप कर लो बेटा। इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन द रेजोनेंस पीक बिकम्स वेरी शार्प। रेजोनेंस का पीक बहुत शार्प होगा। पीक शार्प होने का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड जो होगा वो ज्यादा फैलेगा नहीं, एम्पलीट्यूड जो है सो वही का वही रहने वाला है। और ऐसा कब होगा बेटा, जब हमारा क्या होना चाहिए, डैम्पिंग फोर्स बहुत छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब डैम्पिंग फोर्स बहुत छोटा होगा तो रेजोनेंस का जो पीक होगा वो बहुत शार्प होगा। कोई पूछे मुझसे कि रेजोनेंस कब होगा, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होता, बोलोगे इसमें से कोई सा भी नहीं दिया हुआ है। अगर कोई हमसे पूछता है कि रेजोनेंस कब होगा, तो हम बोलते हैं जब ड्राइविंग फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी के दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती, तब हमारा रेजोनेंस होता है। डन है। तो यहीं पे बेटा आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमने जितने भी एस्पेक्ट्स